हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं राजी जनजाति के बारे में। तो जनजाति को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आप जनजाति पढ़ रहे हैं, अभी तो चलो आप राजी जनजाति पढ़ लें, मान लीजिए आपने उत्तराखंड की सारी जनजातियाँ पढ़ ली हैं, तो साथ ही साथ में आप क्या कीजिए, भारत की जनजातियों को भी कवर कीजिए उसमें, और विश्व की जनजातियों को भी उसमें लिखना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ों को कनेक्ट करने में आसानी होगी और याद रखने में भी फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने नोट्स को आप बनाइए ताकि आपको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं राजी जनजाति को। राजी जनजाति के इतिहास को समझने के लिए हमें जाना होगा ब्रह्म एवं वायु पुराण में। ठीक है, तो ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार किरात नामक जाति इस कुमाऊं वाले क्षेत्र में प्राचीन समय में निवास करती थी। ठीक, ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार क्या है, यहाँ पर किरात नामक जनजाति या जाति यहाँ पे क्या करती थी, निवास करती थी कुमाऊं वाले क्षेत्र में। अगर भूदेव और बालेश्वर अभिलेखों की हम बात करें, भूदेव और बालेश्वर अभिलेख हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि यहाँ पे किरातों का कभी शासन हुआ करता था कुछ क्षेत्रों में। लेकिन जब उन पे आक्रमण होता है, बाह्य आक्रमण होते हैं, और बाह्य आक्रमण होते हैं तो क्या होता है, वो चले जाते हैं, इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग कहाँ चले जाते हैं, पिथौरागढ़ चले जाते हैं, कुछ यहाँ पे चंपावत चले जाते हैं, और कुछ यहाँ पर नैनीताल में चले जाते हैं। और इन्हीं किरातों के वंशज कहलाए फिर राजी, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं किरातों के वंशज राजी कहलाए, और राजी खुद को क्या मानते हैं कि हम किरातों के ही वंशज हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राजी जनजाति मुख्यतः कितने जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, 3 जिले यहाँ पे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ जनपद में, 66% राजी जनजातियों का, राजी जनजाति के लोग रहते हैं। खासकर डीडीआट हो गया, कनाली छीना हो गया, और धारचूला वाला इलाका हो गया। तो इन क्षेत्रों में राजी जनजाति सर्वाधिक रहती है। कुछ यहाँ पे चंपावत में है और कुछ नैनीताल में। तो 3 जनपदों में उपस्थिति के प्रमाण है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक मान्यता यहाँ पर यह भी है दोस्तों कि जो ये राजी जनजाति के लोग हैं, ये अपने आप को अस्कोट राजघराने से भी जोड़ के देखते हैं। और कुछ इतिहासकारों ने भी इसका जिक्र किया है कि राजी जनजाति के लोगों का संबंध अस्कोट राजघराने से भी था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, अस्कोट राजघराने से भी इनका संबंध माना जाता है। अस्कोट राजघराने में ऐसा माना जाता है कि 2 भाई रहा करते थे, और 2 भाई में से जो बड़ा भाई था उसको जंगलों में घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो जंगल में घूमने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, और उसको राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो छोटा भाई इससे परेशान हो जाता है, उसको राजपाट चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो छोटा भाई अपने बड़े भाई को कहता है कि ऐसा करो, आपको मैं जंगल वाला इलाका दे देता हूँ और फिर आप जंगल में ही रहना। और फिर उसको जंगल वाला इलाका दे दिया जाता है, और फिर वो ज़िंदगी भर वहीं रहता है, और उसकी जो संतानें हैं फिर वो राजी कहलाई। तो यहाँ से 2 मत हमारे निकल के आ गए हैं। एक तो हो गया कि किरातों के वंशज है, और अस्कोट के राजघराने से भी इनको जोड़कर देखा गया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो ये फिर जंगलों में भटकने लग गए। तो ये जब जंगलों में भटकने लग गए, पिथौरागढ़ में हो गया, चंपावत, नैनीताल जो भी है, तो इन्हें घुमंतू कहा जाने लगा, क्योंकि ये घूमते रहे, फिर जंगलों में विचरण करते रहे। खाने पीने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। और जंगल में जब इस प्रकार से रहे, ये जंगलियों की तरह रहे, तो इसलिए इनको क्या कहा गया, जंगल का राजा भी कहा गया, वन रावत भी कहा गया, और वन रौत भी यहाँ पर कहा गया। कुछ इतिहासकारों ने तो ये भी कह दिया कि वृक्षों की शाखाओं में घोंसला बनाकर रहने वाली जाति थी राजी जनजाति। वृक्षों की शाखाओं में घोंसला बनाकर रहने वाली जाति थी जनजाति। अब देखिए खाने पीने की इतनी दिक्कत है, अब कैसे वो करते होंगे, कैसे अपने लिए भोजन का व्यवस्था करते होंगे। अगर 1950-60 के दशक की यहाँ पे बात करूँ मैं, तो उस समय देखिए उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, और जंगलों में ये गुफाएं बनाकर रहते थे, और ये व्यापार करते थे, मूक विनिमय व्यापार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मूक विनिमय व्यापार। मूक विनिमय व्यापार का मतलब क्या हुआ, ये क्या करते थे, आसपास के गांव में जाते थे, और आसपास के गांव में लकड़ी से बनी हुई चीज़ें रख देते थे उनके घरों के सामने, क्योंकि लकड़ी बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे राजी जनजाति के लोग प्राचीन समय में। देखिए हालांकि अब वर्तमान समय में तो नहीं हुए, क्योंकि जो हम परंपराएं जितनी भी पढ़ रहे हैं जनजातियों से संबंधित, अब उतनी मौजूद नहीं है। हम तो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। देखिए एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है हमें, तो मूक विनिमय की जो व्यवस्था थी, जो मूक विनिमय का जो व्यापार था, वो राजी जनजातियों में होता था। और राजी जनजाति के लोग आसपास के गांव में जाके क्या रखते थे, लकड़ी से बने हुए सामान रख दिया करते थे घरों के आगे, और फिर अगले दिन चुपके से आते थे, और वहाँ से इन सामान के बदले गांव वाले उनको क्या देते थे, राशन देते थे, जैसे अनाज दे दिया, दूध दे दिया। तो ये चीज़ें रखते थे, और अगले दिन वो आते थे और लेके चले जाते थे। तो अदृश्य विनिमय की जो प्रणाली है, व्यवस्था है, राजी जनजातियों में देखने को मिलती है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री वे हैं मजूमदार, उन्होंने राजी जनजाति को क्या कहा है, अदृश्य सौदागर कहा है। तो ध्यान रखेंगे, अदृश्य सौदागर, दिखते नहीं थे, क्योंकि शाम को आए अंधेरे में, रात को लकड़ी के सामान रखा, अगले दिन भी आए शाम को और अपना सामान लेके चल दिए, जो भी उनको खाने पीने की चीज़ें गांव वाले मुहैया कराते थे। तो ध्यान रखेंगे, अदृश्य सौदागर, अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से एग्जाम में।
तो चलिए थोड़ा सा फैक्ट की तरफ हम जाते हैं, थोड़ा फैक्ट भी लिख लेते हैं, फिर आएंगे मैप में। राजी जनजाति की उत्पत्ति का इतिहास। देखिए, भूदेव एवं बालेश्वर अभिलेखों में 10वीं शताब्दी में उत्तराखंड के पूर्वी भाग में किरात राजकुमारों के शासन का वर्णन मिलता है। उत्तराखंड का पूर्वी भाग कौन सा हो गया? ठीक है, कुमाऊं वाला इलाका। और इस क्षेत्र में लेकिन जब आक्रमण होता है तो इन्हें जंगली जीवन यापन करना पड़ा, और जंगलों में जीवन यापन करने के कारण ही इस जनजाति को वनरौत, जंगल का राजा, वन रावत, घुमंतू, खाना बदोश आदि नामों से यहाँ पे पुकारा गया है। कुछ लेखकों ने यह भी कहा है कि राजी जनजाति वृक्षों की शाखाओं में घोंसला बनाकर निवास करने वाली जनजाति है। राजी जनजाति उत्तराखंड की एकमात्र आदिम जनजाति है। ठीक है, ये फैक्ट आपको सभी जगह मिल जाएंगे। राजी जनजाति की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग मान्यताएं यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों द्वारा इस जनजाति को किरातों का वंशज माना गया है, और कुछ इतिहासकारों ने राजी जनजाति को अस्कोट राजघराने से भी जोड़ के देखा है। तो ध्यान रखना होगा आपको, अस्कोट राजघराना और किरातों के वंशज, दो चीज़ें। राहुल संकीर्तन ने भाषा के आधार पर राजियों को, राजीव जनजाति है, इनको किरातीय पृष्ठभूमि से जोड़ा, अर्थात राहुल संकीर्तन भी मानते हैं कि जो इनके पूर्वज थे वो क्या थे? किरात वंशीय थे, लेकिन उनका जो आधार था ये बताने का, वो था भाषा वैज्ञानिक आधार, भाषा के आधार पर। राजी जनजाति की अगर हम बात करें तो इनमें तिब्बती एवं संस्कृत भाषाओं की बोलियों का समावेश देखने को मिलता है, और जनपद पिथौरागढ़ में निवास करने के कारण राजियों में कुमाऊनी एवं भूटिया बोली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। वो घी को घीड़ कहते हैं, दस को दक कहते हैं, माँ को ईजा कहते हैं। तो अतः भाषा विज्ञान के आधार पर राज्यों में किराती बोली के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो भाषा के आधार पर देखें तो किरात के वंशज ही है राजी। एटकिंसन ने द हिमालय गजेटियर में राजी जनजाति का उल्लेख किया है और लिखा है कि वनरौतों की उत्पत्ति के विषय में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो सटीक जानकारी ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़िए इसे। 1823 में ट्रेल द्वारा वन रावतों के 20 परिवारों का उल्लेख किया गया। ठीक है, राजी जनजाति के जो परिवार हैं दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? कम होते जा रहे हैं। एक तो इनमें विटामिन सी की कमी आ रही है, क्योंकि इनका खान पीन का स्तर क्या था? बहुत ही बेकार था पहले। अब तो देखिए फिर भी हालात सुधर चुके हैं, लेकिन देखिए इनके खाने का स्तर बहुत ज़्यादा, इनको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती थी, तो इनके इस परिवार जो घट रहे थे लगातार। तो 1823 में देखिए ट्रेल ने एक सर्वेक्षण करवाया, 20 परिवारों का उन्होंने उल्लेख किया। लेकिन जब 1840 में कैप्टन स्ट्रेची ने सर्वेक्षण करवाया तो मात्र 5 या 6 परिवार ही वहाँ पर मिले। तो लगातार इनकी संख्या में कमी आ रही थी। तो स्वतंत्रता के बाद क्या होता है? उत्तर प्रदेश के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा सर्वप्रथम 1969 में वन रौतों का जनगणना सर्वेक्षण करवाया गया, जिसमें राजी जनजाति की कुल संख्या मात्र 254 आई। देखिए बहुत कम है, 250 लोग केवल। 1969 में कितने? 254 लोग आए केवल। तो जनसंख्या इनकी कम ही थी। अब सरकार ने क्या किया? आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी होने के कारण सरकार ने 1965 में राज्य को आदिम जनजाति का दर्जा दिया और 1967 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया, ताकि राजी जाति के लोगों को हम विकास की धारा से जोड़ सके। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए, 1965 और 1967। निवास स्थान की मैंने आपको बता ही दिया, पिथौरागढ़ जनपद में 66% रहते हैं, कुछ चंपावत में हो गए और कुछ नैनीताल में हो गए। गांव याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से गांव में। पिथौरागढ़ में खासकर आपको ध्यान रखना है, धारचूला, कनाली छीना एवं डीटीआर विकास खंडों में ये रहते हैं, 7-8 गाँवों में। 2000 में इनके परिवारों की संख्या 130 थी और जनसंख्या थी 528। तो जनसंख्या फिर भी देखिए इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो 2001 में इनके परिवारों की संख्या 130 और जनसंख्या 528। देखिए प्रश्न बन सकता है, परीक्षावाणी में भी ये दिया गया है, तो प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। और मैं ये कहूँ आपसे कि परीक्षावाणी से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं अभी भी। मैं आपको बताऊँ अधिकतर क्या होता है, मान लीजिए कोई लड़का तैयारी करने आया, उसने अपना पहला पेपर दिया और परीक्षावाणी में 40 में से मात्र 10 या 12 प्रश्न उसको देखने को मिले, तो उसका भरोसा उठ जाएगा कि नहीं यार केवल 10-12 ही आए हैं। लेकिन अगर हम एक साल की एवरेज निकालें दोस्तों, 10 पेपर होते हैं मान लीजिए, तो 7 या 8 पेपर ऐसे होंगे ना जहाँ पे परीक्षावाणी से 20 या 25 प्रश्न बन जाते हैं। 2-3 पेपर ऐसे निकल जाते हैं जहाँ पर थोड़ा परीक्षावाणी से कम प्रश्न बनते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे आयोग अपने प्रश्नों का स्तर बढ़ा रहा है, लेवल बढ़ा रहा है, तो हमें थोड़ा सा 1-2 बुकें और साथ में पढ़नी होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें अब उपजातियों की, तो 7 उपजातियां हैं प्रयाग दत्त जोशी जी के अनुसार। सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि प्रयाग दत्त जोशी जी के अनुसार राजी की कितनी उपजातियां हैं? तो धाकोटी, पंचपंडिया, रकाल, बारपल्ली, गल्दियार, बरेत, पत्थाल। इतना तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या पता देखिए प्रश्न बन जाए। लेकिन 7 उपजातियां ये आपको ध्यान रखना होगा। धाकोटी को सर्वश्रेष्ठ उपजाति माना जाता है। जितनी भी 7 उपजातियां इनमें धाकोटी सर्वश्रेष्ठ है। राजी जनजाति की भाषा की बात करें तो देखो यार, जंगलों में रहे तो जंगलों में रहने के कारण इनकी जो उनकी बोली में जो लय झलकती थी ना, तो जंगली जीव जंतुओं की लय, पक्षियों की, ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी आवाज़ झलकती है इनकी बोली में।
अभी पहले झलकती है, अब जंगल में थोड़ी रहते हैं, ये तो बस हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तिब्बती और संस्कृत भाषा का मिश्रण इनकी उसमें देखने को मिलता है। डी डी शर्मा है, ठीक है, एक इतिहासकार, तो राइटर, उन्होंने अपनी पुस्तक तिब्बतो हिमालयन लैंग्वेज में बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक जो है कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी है? बद्रीदत्त पांडे जी ने। और डॉक्टर शोभाराम शर्मा के शोध पत्र के आधार पर राजी जनजाति की जो मूल भाषा को मुंडा भाषा के सबसे करीब बताया। तो ध्यान रखेंगे, मुंडा भाषा या मुंडा बोली राजी जनजातियों की है। और इस मुंडा बोली में क्या करते हैं, ये घरेलू व्यवहार में इसको उपयोग में लाते हैं इस बोली को, और जब बाह्य संपर्क हेतु ये कुमाऊनी का प्रयोग करते हैं राजी जनजाति के लोग। आवास की बात करें तो रौत्यूड़ा या रौत्यांश कहा जाता है इनके आवास को। परिवार की बात करें तो परिवार को स्थानीय बोली में कुनबा कहा जाता है। तो डायरेक्ट वन लाइन फैक्ट है। विवाह की बात करें तो राजी जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन अधिकतर देखने को मिला है पहले से। पहले समय की बातें हैं, अब तो नहीं है, पहले की बातें हैं। हिंदुओं की तरह भी ये अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, और इनमें एक संस्कार होता है, देखिए मांग जांगी संस्कार। होता क्या है कि लड़के का पिता लड़की के घर जाता है लड़की का रिश्ता लेने के लिए, और जब दोनों पक्षों में बात बन जाती है तो अब बात बनने के बाद क्या होता है, लड़की का मूल्य आंका जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वधु मूल्य आंकने की प्रथा किसमें थी? राजियों में थी। अब है नहीं है, अब तो बहुत कम, अब तो संख्या ही वैसे भी कम होती जा रही है राजी जनजातियों के लोगों की। हालांकि अब थोड़ा सुधार आने लगा है, लेकिन अभी हम आते हैं मांग जांगी पे। तो लड़के का पिता क्या करता है, लड़की के घर जाता है, रिश्ता मांगता है, और दोनों पक्षों में जब बात बन जाती है तब ये संस्कार होता है मांग जांगी संस्कार, यानी कि मंगनी, यानी कि आप कह लीजिए सगाई टाइप की। वही तो हो गया जो हमारे उसमें होता है। तो मांग जांगी या सांग जांगी कहीं कहीं आपको किताबों में मिल जाएगा। और जब इनका फिक्स हो जाता है तो आपसी विचार विमर्श से लड़की का मूल्य आंका जाता है, जो कि पहले समय में 1,000 रुपये तक होता था। तो मांग जंगी के दिन वो 1,000 रुपये दे देते हैं लड़की के बाप को, और आधी रकम मांग जंगी के दिन आधी रकम लड़की के पिता को दे देते हैं, और बाकी विवाह के दिन देते हैं। तो वधु मूल्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे वधु मूल्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वधु मूल्य। पिंठा संस्कार, मंगनी के दिन मांग जांगी जो संस्कार है, सांग जांगी जो संस्कार है, उस दिन क्या करता है लड़के का पिता कन्या के माथे पर सिंदूर का टीका लगाता है, यानी कि पिठाई लगाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पिंठा संस्कार कहा जाता है। तो सांग जंगी व पिंठा संस्कार राजी जनजाति में विवाह से पूर्व होने वाले संस्कार हैं। तो पिंठा संस्कार होते ही मांग जंगी की रस्म भी यहाँ पर पूर्ण हो जाती है, और उसके फिर बाद शादी शादी होती है। पहले राजी जनजाति में पलायन विवाह का भी प्रचलन था, तो भाग के शादी कर लेते थे पहले, ठीक है, तो भाग के तो अब कोई भी कर लेते शादी यार, अब तो भी पलायन विवाह ही चल रहे हैं। विवाहित महिलाओं को माँ तथा अविवाहित कन्याओं को गारो उड़ कहा जाता है, ठीक है। तो नाम थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, अब बुक्स में दिया था तो मैंने कहा लिख देते हैं। विवाह विच्छेद व पुनर्विवाह के लिए स्त्री व पुरुष को यहाँ पर समान अधिकार प्राप्त हैं। तो विवाह विच्छेद यानी तलाक के लिए और दोबारा शादी करने के लिए स्त्री और पुरुष को यहाँ पे समान अधिकार प्राप्त हैं। धर्म एवं देवी देवता की अगर बात करूं तो देखिए, जैसे हड़प्पा सभ्यता में प्रकृति पूजक थे ना लोग, तो वैसे ही समझ लीजिए आप, इनका विश्वास है कि देवी देवता कहाँ रहते हैं, पहाड़ की चोटी में, नदी में, तालाब में और कुओं में निवास करते हैं। प्रमुख देवताओं की अगर बात की जाए तो बागनाथ इनका सबसे मुख्य देवता है। बाकी अन्य देवता मलेनाथ, गणनाथ, छुरमुल, सैम, मल्लिकार्जुन, नंदा देवी, हुंसिकर। तो ध्यान रखेंगे, छुरमुल देवता, देखिए बन सकता है ऐसे प्रश्न, छुरमुल देवता का संबंध किस जनजाति से है, या मलेनाथ, गणनाथ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लिख लिख के आपको याद करने होंगे इनको। यहाँ पे हुंसिकर जो है, हुंसिकर राजी जनजातियों के मुख्य देवताओं में से एक है, जो कि ऊंचे पर्वतों में निवास करता है, ऐसा वो मानते हैं। यह देवता भूत प्रेत एवं दैवीय आपदाओं के प्रकोप से उनको बचाता है, ये उनका मानना है। अब तो खैर सब परंपराएं लुप्त होती जा रही है। त्योहार की बात करें अगर तो कर्क और मकर संक्रांति इनका क्या है, प्रमुख त्यौहार है। नृत्य की बात करें तो रिंग डांस है, थड़िया जैसा नृत्य गोल घेरे में होके, ठीक है, गोल घेरे में होके। तो थड़िया का संबंध किस से है, थड़िया नृत्य का संबंध कहाँ से है, ये आपको बताना होगा, किस जनजाति से थड़िया नृत्य का संबंध। कृषि एवं अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस पर हमने वैसे डिस्कस कर ही लिया है कि देखिए लकड़ी बनाने में क्या थे, निपुण थे, लकड़ी बनाने में निपुण थे, लकड़ी के बर्तन में निपुण होने के कारण इनका खाना पीना चलता था, और उसी के द्वारा क्या करते थे, अदृश्य विनिमय व्यापार करते थे और अपनी आवश्यकता की सामग्री प्राप्त करते थे। 1950-60 के दशक के आसपास राजी जनजाति के लोग लकड़ी के बर्तन बनाकर आसपास के गाँव में शाम के समय दे जाते थे, और लकड़ी के बर्तन घर के पास रखने के बाद अगले दिन अपनी आवश्यकता की चीज़ें जैसे अनाज दूध वो लेके जाते थे। तो अगर ये लकड़ी बनाने की कला नहीं होती उनके पास उस समय तो बहुत दिक्कत हो जाती इनको, लेकिन एक कला थी, एक हुनर था, देखिए उसी हुनर से इन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो एक हुनर होना चाहिए इंसान के अंदर, कुछ भी जीवन यापन करने के लिए एक हुनर ही काफ़ी है। कृषि झूम विधि से ये करने लगे, और झूम विधि किसे कहते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काष्ठ कला के अतिरिक्त राजी जनजाति के लोग गूल मतलब नहर निर्माण में भी क्या होते थे, एक्सपर्ट होते थे। ध्यान रखेंगे, तो इंजीनियर टाइप के समझ लीजिए आप, जैसे माधो सिंह भंडारी, ठीक है।
खान पान में पौष्टिक आहार तथा विटामिन सी की कमी के कारण राजी जनजाति के लोग कुपोषण, एनीमिया व मोतियाबिंद से ग्रसित रहते हैं, जिसके कारण इनकी संख्या में कमी आ रही है। तो खाना पीना इनका पहले सही नहीं था, अब तो सब सही हो गया। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये किताबों में लिखा गया और ये बहुत पहले लिखा गया है, ठीक है। तो अब लगभग लगभग स्थिति ठीक है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री मजूमदार ने राजी जनजाति को अदृश्य सौदागर कहा है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, किसने राजी जनजाति को अदृश्य सौदागर कहा है, या किस जनजाति को अदृश्य सौदागर कहा जाता था। मुख्य रूप से इनके कितने धड़े हैं, 5 धड़े हैं। और राजी जनजाति का हमारा टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। अगला टॉपिक कौन सी जनजाति आप पढ़ना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताएं। इससे क्या होता है यार, मोटिवेट होते हैं हम भी, हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हाँ, नहीं लग रहा अच्छा तो बिल्कुल आप वो भी बता सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो जो भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ सही है, तो आप कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक किस जनजाति से आपको देना है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप क्या करना है, आपको उत्तराखंड 360 ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, ठीक है। और यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे उत्तराखंड 360 से। धन्यवाद।